सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7.7। फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन। राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर पावर की बात हो रही है तो पावर की फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, राइट, इनटू पावर फैक्टर cos 5। सो P इज इक्वल टू IV cos 5, राइट, जहाँ पर cos 5 पावर फैक्टर है, राइट। अब यहाँ पर कोई भी पावर अगर हमें गिवन वोल्टेज में अगर फ्लो करवाना है, राइट, तो अगर cos 5 की वैल्यू कम है, राइट, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ cos 5 is small, right, then current increases, राइट, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल पावर कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर करंट इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से पावर लॉस भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस करंट इंक्रीज, राइट, उतना ही I²R लॉस होगा, राइट, क्योंकि करंट जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से उसका I²R मतलब हीट एनर्जी में भी ज़्यादा कन्वर्ट होगा और इस हिसाब से उसका लॉस भी बहुत सारा बढ़ जाएगा, राइट। उसके बाद बी देखेंगे तो पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव बाय द यूज़ ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट, एक्सप्लेन, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो करंट है, राइट, सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है 5 एंगल जितना, राइट, उतना फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच, राइट। अब पावर फैक्टर की अगर बात करें तो पावर फैक्टर cos 5 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस R अपॉन Z, राइट। सो यहाँ पर हम लोग पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं Z टेंस टू R। अगर Z जितना R से नियर बाय होगा, राइट, इफ Z इज नियर बाय R, राइट, देन cos 5, राइट, विल बी मैक्स। cos 5 उतना ही मैक्स होगा, वो इम्प्रूव होगा, राइट। तो अब हम लोग फेज़र डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि ये सिचुएशन कैसे अचीव होगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर दो जो करंट है, राइट, एंड ऊपर की तरफ हमें एक ग्राफ मिलेगा, राइट। सो ये हमें IP होगा, IP करंट IP, एंड ये हमारा वोल्टेज होगा V, राइट। एंड जो दूसरा फैक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा एंड वो होगा करंट I, राइट। तो अब उसके अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अगर ड्रॉ किए जाए तो वो कुछ हमें इस तरीके से मिलेंगे, राइट। यहाँ पर हमारा IQ होगा, IQ, एंड यहाँ पर भी हम लोग IQ लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो I है उसके दो कंपोनेंट्स मिलेगा, IP, राइट, IP वोल्टेज की डायरेक्शन में होंगे और IQ परपेंडिकुलर होगा, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो IP है दैट इज़ पैरेलल विथ वोल्टेज, राइट, एंड IQ इज़ परपेंडिकुलर विथ अप्लाइड वोल्टेज, राइट। अब हम लोग थियरी में पढ़ चुके हैं कि इस सिचुएशन को हम लोग वाटलेस कंपोनेंट बोलते हैं, राइट। तो वो एक करंट का ही कंपोनेंट है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी पावर लॉस नहीं होगा और IP को हम लोग बोलेंगे पावर कंपोनेंट, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे IP इज इक्वल टू पावर कंपोनेंट, राइट।
ये हमारा पावर कंपोनेंट होगा। क्यों पावर कंपोनेंट होगा? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज, राइट, और जो पावर लॉस है उसका जो फेज़ है, राइट, वो पावर कंपोनेंट होगा, राइट। तो इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि अगर पावर फैक्टर हमें इम्प्रूव करना है, राइट, तो यहाँ पर जो वाटलेस करंट है आई क्यू, राइट, जो लेगिंग वाटलेस करंट है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाय लीडिंग वाटलेस करंट आई क्यू डैश, राइट। यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है करंट वो आई क्यू डैश है, तो अगर आई क्यू को आई क्यू डैश से न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें पावर फैक्टर ज़्यादा मिलेगा, राइट, क्योंकि आई क्यू जो है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है एंड आई क्यू डैश जो है वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, राइट। अब ये कैसे होगा? तो सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट करने से, राइट, तो सर्किट में हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो आई क्यू एंड आई क्यू डैश कैंसिल करेंगे और इस तरीके से जो पावर है वो इफ़ेक्टिव मिलेगा एंड वहाँ पर जो पावर की फॉर्मूला हो जाएगी वो हो जाएगी P इज़ इक्वल टू आई पी इंटू वी, राइट। इस तरीके से पावर फॉर्म होगा और पावर फैक्टर को हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट इन विच R इज इक्वल टू 3 ओम, L इज इक्वल टू 25.48 मिली हेनरी एंड C इज इक्वल टू गिवन, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो पहला हमें यहाँ पर इम्पीडेंस फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ए टू फाइंड इम्पीडेंस, राइट, टू फाइंड इम्पीडेंस, यहाँ पर हमें पहले एक्सएल और एक्ससी फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो फर्स्ट फाइंड एक्सएल मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, राइट, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले एक्सएल, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, राइट, ये एक्सेल की एक फार्मूला है। अब बेसिकली उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 50 इंटू इंडक्टर, राइट, इंडक्टेंस है यहाँ पर 25.48 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये आंसर होगा 8 ओम, राइट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे, तो एक्सी की फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई न्यू इंटू सी, राइट, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो 1 जो वैल्यू है वो है 2 इंटू यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, राइट, तो 3.14 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होगा 50 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी 796 इंटू 10⁻⁻6, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 4 ओमेगा, राइट। अब इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस की फॉर्मूला अब लिखेंगे तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले आएगा R² देन प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC होल स्क्वायर, राइट। राइट, देन इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अंडर रूट 3² देन प्लस एक्सएल, एक्सएल यहाँ पर क्या होगा 8 माइनस XC4 होल स्क्वायर, राइट, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर
आंसर क्या मिलेगा 5 ओमेगा, राइट। ये होगा z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 5 ओमेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, राइट। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे फेज डिफरेंस, तो बी उसमें फेज डिफरेंस, राइट। तो फेज डिफरेंस फाई, उसकी फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा एक्स सी माइनस एक्सएल, राइट, अपॉन कैपिटल आर एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब वैल्यूज पुट करें तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 4 माइनस 8 अपॉन 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड आफ्टर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर जब 10 इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा माइनस 53.1 डिग्री, राइट, 53.1 डिग्री। अब फाई की वैल्यू नेगेटिव है तो फाई इज नेगेटिव, राइट। तो फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी तो द करंट लेग्स behind right the voltage across the source, right। तो the current lags behind the voltage across the source। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, राइट। तो पावर डिसिपेटेड हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो सी में बेसिकली द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट राइट। तो पावर डिसिपेशन उसकी फॉर्मूला होगी यहाँ पर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग करंट फाइंड करेंगे, तो करंट I इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई एम अपॉन √2, राइट, आई एम अपॉन √2 इज इक्वल टू, अब करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो 283 अपॉन 5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 1 अपॉन √2, राइट। सो इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर क्या मिलेगा 40 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू होगी। सो देयर फॉर P इज इक्वल टू, यहाँ पर करंट की फॉर्मूला के हिसाब से पहले 40 स्क्वायर, राइट, इनटू आर की वैल्यू यहाँ पर 3 ओमेगा। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 4800 वाट, राइट। ये पावर वैल्यू होगी। अब हम लोग पावर फैक्टर फाइंड करेंगे, राइट। सो डी में यहाँ पर हमें पूछा गया है फाइंड द पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई, राइट। तो पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू, अब फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पर है -53.1 डिग्री, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। सो इज इक्वल टू पावर फैक्टर की वैल्यू होगी 0.6, राइट। सो दिस इज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड पावर फैक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरीड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, राइट।
ओके, तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस अकर्स ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस अकर्स, राइट। तो ओमेगा ओ ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, राइट, और इज इक्वल टू 1/√LC। अब बेसिकली हमें वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है, तो 1/25.48 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस 796 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आंसर मिलेगा 222.1 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो ये ओमेगा ज़ीरो होगा। एंड नाउ वी आर, तो वी आर इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो अपॉन 2 पाई। सो इज इक्वल टू यहाँ पर 221.1, राइट, अपॉन 2 इंटू पाई, तो 2 इंटू 3.14, राइट। सो इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यूज़ होगी 35.4 हर्ट्स, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली 35.4 हर्ट्स। उसके बाद सब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन, राइट। तो फर्स्ट बी, राइट, बी में यहाँ पर पूछा गया है द इम्पीडेंस, राइट, पहले इम्पीडेंस पूछा गया है। सो द इम्पीडेंस Z, राइट, एट रेजोनेंट condition is equal to resistance, राइट। रेजोनेंस कंडीशन में वो रेजिस्टेंस जितना ही होगा, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, राइट। सो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर Z इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड दैट इज इक्वल टू 3 ओमेगा, राइट। सो ये हमारा इम्पीडेंस होगा, Z इज इक्वल टू 3 ओमेगा। अब उसके बाद करंट, राइट। सो दी RMS current at resonance is, राइट, रेजोनेंस करंट, तो उसकी फॉर्मूला होगी बेसिकली V अपॉन Z, राइट। बट Z यहाँ पर R हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस है, राइट। तो यहाँ पर V अपॉन कैपिटल आर आएगा एंड इज इक्वल टू यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 283, राइट, अपॉन √2, राइट, इंटू 3। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर मिलेगा 66.7, राइट, एम्पियर। सो ये RMS करंट की वैल्यू है जब रेजोनेंस होता है तब, राइट। उसके बाद द पावर डिसिपेटेड at resonance
राइट। तो जो पावर डिसिपेट हो रहा है रेजोनेंस पे, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू 66.7 स्क्वायर, राइट, इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा 3। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 13.35, राइट, किलो वाट, राइट। तो यहाँ पर जो पावर डिसिपेटेड है, राइट, पावर डिसिपेशन एट रेजोनेंस इज मोर देन पावर डिसिपेटेड इन प्रीवियस एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पावर डिसिपेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे of a metal detector for security reasons. If he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector work? So basically when metal, right, is going through metal detector coil, right, the impedance of the circuit changes. The impedance of the circuit changes, right. Now impedance of the circuit changing, then it signifies the change in current. It signifies the change in current, right. And change in current detected, right, change in current detected, right. तो electronic circuit causes a sound to be emitted, right. Electronic circuit causes a sound to be emitted as an alarm, right. सो इस तरीके से यहाँ पर जब कभी भी मेटल डिटेक्टर से जाएगा, राइट, तो मेटल डिटेक्टर का कॉइल होता है कि जिससे वो पूरी जो सर्किट है उसका इम्पीडेंस चेंज होगा, इम्पीडेंस चेंज होगा तो उससे करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो ये जो करंट है वो मेटल डिटेक्टर वाली जो सर्किट है वो डिटेक्ट करता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉजेज अ साउंड टू बी एमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो साउंड क्रिएट करती है वाया अलार्म। तो अगला हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, राइट, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगी एंड इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगी, राइट। जब कैपेसिटर इंडक्टर के साथ कनेक्ट होता है, राइट, तो यहाँ पर कैपेसिटर पे जो चार्ज है, राइट, वो एक्यूमुलेट होंगे ड्यू टू करंट, राइट। करंट की वजह से यहाँ पर कैपेसिटर पे यहाँ पर चार्ज स्टोर होंगे, राइट। तो मान लीजिए कि कैपेसिटर
पे चार्ज है क्यू एम, राइट, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे, राइट। तो उसी मोमेंट पे हम लोग यहाँ पर इंडक्टर कनेक्ट करते हैं, राइट। तो जैसे ही इंडक्टर कनेक्ट होता है और कैपेसिटर पे पहले चार्ज था, तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और करंट फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू होता है, राइट। सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, राइट। और करंट यहाँ पर इंक्रीज़ होने की वजह से करंट का जो रेशियो है, करंट डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, राइट। और उसकी वजह से यहाँ पर हमें ईएमएफ भी मिलेगा। तो अगर किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करें यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड रूल, क्यू अपॉन सी, राइट, क्यू अपॉन सी माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ सेकेंड रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर जो आई की फॉर्मूला है, बेसिकली आई इज इक्वल टू, राइट, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो दैट इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट इक्वेशन में अगेन पुट करें, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, राइट, वो बेसिकली यहाँ पर चेंज होकर डी टू क्यू अपॉन डी टी टू, राइट। देन सेकेंड टर्म प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया कि जो इंडक्टर है, राइट, इंडक्टर को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया है, राइट। पूरी इक्वेशन में से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से L चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 इक्वेशन रह जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है बेसिकली वो एक दूसरी इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है, जो कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से यहाँ पर ओमेगा 0, राइट, उसकी फॉर्मूला की अगर बात करें तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एल इंटू सी, राइट, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब जो चार्ज है वो यहाँ पर वेरी करेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज वेरी करेगा। किस हिसाब से वेरी करेगा, तो Q इज इक्वल टू क्यू एम, और यहाँ पर फॉर्मूला आएगा कॉस ब्रैकेट ओमेगा ओ, राइट, इंटू टी प्लस 5। इस हिसाब से जो चार्ज है वो वेरी करता चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो QM है, राइट, वो बेसिकली चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, और फाई जो है वो फेस कांस्टेंट है, राइट। तो जब Q की वैल्यू QM हो जाएगी तब T इज इक्वल टू 0 एंड कॉस फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, तो तब फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो इस सिचुएशन में बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेगी, राइट, वो हमें मिलेगी। पहले तो फाई इज इक्वल टू 0 होने की वजह से Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा ओ टी, राइट, ये फॉर्मूला मिलेगी हमें। अब करंट की फॉर्मूला, तो करंट की फॉर्मूला के हिसाब से आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर आएगा ओमेगा ओ। अब यहाँ पर जो आई एम है मतलब कि मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू है, राइट, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू एम इंटू ओमेगा ओ, राइट। ये मैक्सिमम करंट की यहाँ पर फॉर्मूला होगी। अब बेसिकली जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज स्टोर होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी, राइट, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 इंटू
क्यू एम स्क्वायर राइट अपॉन सी। तो ये कैपेसिटर में चार्ज होने वाली एनर्जी की फॉर्मूला हुई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सर्किट में जो इंडक्टर की एनर्जी है राइट वो ज़ीरो है, तो पूरी एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी पर ही चलेगी राइट। पूरी एनर्जी सर्किट में कैपेसिटर के एनर्जी पर ही बेस्ड होगी राइट। ओके, अब सिमिलरली हम लोग दूसरी सिचुएशन में अगर ये सोचे कि मान लीजिए कि कैपेसिटर जो है उसमें चार्ज ख़त्म हो गए राइट, तो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? तो सारी एनर्जी वहाँ पर इंडक्टर में होगी। तो इंडक्टर की यहाँ पर फॉर्मूला अगर लिखे तो वो होगा 1/2 L इंटू आई स्क्वायर राइट। तो जब कैपेसिटर में कुछ भी चार्ज नहीं होगा तो पूरी एनर्जी गवर्न करेगा पूरा इंडक्टर, और वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में राइट यहाँ पर एलसी ऑसिलेशंस ड्रॉ किए हैं। जैसे कि कैपेसिटर राइट, तो स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर है उसमें मैक्सिमम चार्जेस स्टोर होते हैं। मैक्सिमम चार्जेस स्टोर होने की वजह से कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तब इंडक्टर की एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्किट पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो सर्किट में से करंट ना होने की वजह से इंडक्टर की एनर्जी ज़ीरो है। फिर उसके बाद सर्किट को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो होगा राइट। कैपेसिटर में भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर की जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे की जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है राइट। तो करंट फ्लो होने की वजह से अब इंडक्टर में से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा राइट। तो ये एक मिड पर्टिकुलर सिचुएशन है राइट। उसके बाद यहाँ पर करंट इतना बढ़ जाएगा कि जो इंडक्टर है उसमें से सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो तब इंडक्टर में पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी और कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं मिलने वाला राइट। तो यहाँ पर इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम बट कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो। फिर उसके बाद सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई, ऊपर की प्लेट अब नेगेटिव हो गई, नीचे की प्लेट पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यहाँ पर डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड ऑल्सो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है एंड इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। एंड फिर लास्ट सिचुएशन अगर समझें तो वहाँ पर अगेन कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो चुका है, तब करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा राइट। कैपेसिटर अब अगेन फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट सिचुएशन है वो फर्स्ट सिचुएशन जैसी ही है राइट। और फिर अगेन ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता चला जाता है राइट। तो यहाँ पर बेसिकली सर्किट में ऑसिलेशंस मिल रहे हैं, कभी कैपेसिटर फुल एनर्जी पे है, कभी इंडक्टर फुल एनर्जी पे है राइट। कभी कैपेसिटर लेस एनर्जी पे, इंडक्टर लेस एनर्जी पे है राइट। जब कैपेसिटर फुल एनर्जी पे होता है तब इंडक्टर ज़ीरो एनर्जी लेस एनर्जी पे होता है। तो इसीलिए ये टाइप के ऑसिलेशंस यहाँ पर चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस राइट। तो इस तरीके से एलसी ऑसिलेशंस हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं राइट। अब यहाँ पर एलसी ऑसिलेशंस में कुछ बातें हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर सारे इंडक्टर के कुछ रेजिस्टेंस होते हैं राइट। अब इफ़ेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ही यहाँ पर डैम्पिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होती है। मतलब कि धीरे धीरे ये जो ऑसिलेशंस है वो कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी सर्किट का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वहाँ पर पावर लॉस होगा। तो धीरे धीरे सर्किट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑसिलेशन होते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर डैम्पिंग होगा और फिर ऑसिलेशंस एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे राइट। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ीरो भी होगा राइट, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस ज़ीरो है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो भी यहाँ पर टोटल एनर्जी, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में से जब कभी भी करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कैपेसिटर में चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो रेडिएशन की वजह से
राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेडिएशन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन की वजह से वो रेडिएशन बाहर निकल जाएंगे। तो रेडिएशन के फॉर्म में भी यहाँ पर लॉस होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर टोटल एनर्जी भी कभी भी कांस्टेंट नहीं होने वाली। यहाँ पर जो रेडियो, हम लोग रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें भी रेडिएशंस लॉस होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.